सुनीता सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज। और अभी अपने क्लास में करने वाले 100 एमसीक्यूज फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिलाकर चैप्टर मेंशन किया है हमने। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन का सीक्वेंस इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस बनाएंगे फुल कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन के साथ। जहां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा एमसीक्यू में, वो कैलकुलेशन भी करेंगे वहां पे। तो सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिए और देखिए कि आपने जो प्रिपरेशन किया है उसमें कहाँ कुछ कमी है या आपके प्रिपरेशन को ये मजबूती देगा। तो आप अपने प्रिपरेशन को मजबूत बना लीजिए। और आप जब अपने प्रिपरेशन को मजबूत बना लें तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि मैम ये बहुत हेल्पफुल है। और ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी वीडियो लाके हम लोगों को बताएं। तो चलिए, तो ये आशा करती हूँ कि आप कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 100 तक का सफर और बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टार्टिंग इजी से करेंगे और धीरे धीरे एडवांस की ओर जाएंगे हम लोग, ताकि हम लोगों का पढ़ने का बना रहे मन। ओके, जैसे फर्स्ट नंबर देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन किस पे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। ये तो एकदम से ये है, पढ़ा हुआ बात है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन NaCl एडेड टू वाटर फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है क्योंकि डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दें कि व्हेन NaCl एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर अ गैस इज हाई, दिस मीन्स, यानी KH वैल्यू, यानी हेनरीज लॉ का जो कांस्टेंट होता है, हेनरीज कांस्टेंट KH से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो हाई है तो उसका मतलब क्या है? गैस इज हाईली सॉल्युबल, गैस हैज वेरी लो सॉल्युबिलिटी, गैस रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट और नन। तो देखिए क्या है रिलेशन जो आपने पढ़ा हुआ है, P इक्वल्स टू KH इंटू कॉन्सेंट्रेशन होता है ना। तो जब आपका KH का वैल्यू वेरी हाई होगा एट गिवन प्रेशर, तो आपके गैस का सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड क्या होगा? लोएस्ट होगा। अगर KH वैल्यू हाई होगा तो गैस हैज वेरी लो सॉल्युबिलिटी होगा इन गिवन लिक्विड एट गिवन प्रेशर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ, कोई भी अगर सॉल्यूशन आपके राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर उससे ऊपर जाए या नीचे जाए तो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा? तो वैसा कोई भी पेयर जिसके अंदर क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेल्टा H बढ़ जाएगा, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो यहाँ देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, तो जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलाइएगा तो दोनों आपस में H बॉन्डिंग करेगा, जिसके कारण वॉल्यूम डाउन जाएगा, यानी निगेटिव डेविएशन शो करेगा। एथेनॉल और एसीटोन को देखेंगे तो एथेनॉल क्या है आपका, ये क्या होता है, ये अपने आप में ही H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किए रहता है। जब एसीटोन में आप डालते हैं तो इसके H बॉन्डिंग को ये ब्रेक करता है, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और बाकी को भी देख लीजिए, HCl H2O, HCl और वाटर को जब आप मिलाएंगे तो दोनों H बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ जो हेप्टेन और हेक्सेन है ये तो आइडियल होगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही ग्रुप का है, सेम ही है आपके अल्केन ग्रुप का, जिसके कारण इसमें कोई डेविएशन शो नहीं होता, ये आइडियल होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन इसमें से कौन शो करेगा? ये करेगा। याद रखने का तरीका सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, जो भी आपस में H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा वो निगेटिव जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को घटा देगा। लेकिन जो H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा नहीं, जैसे इसके अल्कोहल के बॉन्डिंग को तोड़ देगा, H बॉन्डिंग को तोड़ेगा, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म चेंजेस विथ टेम्परेचर। तो जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है उसी पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर। ओके, जैसे मोल फ्रैक्शन, इसमें वॉल्यूम की बात नहीं की जाती है, मोलैलिटी इसमें भी वॉल्यूम नहीं है,
जबकि मोलारिटी में क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो लीटर बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो टेम्परेचर का इसमें डिपेंडेंसी आ जाता है। जबकि वेट परसेंटेज में क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज तो है नहीं, वेट परसेंटेज है, ठीक है। तो वेट परसेंटेज है तो उसमें कहीं भी टेम्परेचर की बात नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला। तो देखिए होता क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन जब आप गैसेस स्टेट पढ़ते हैं क्लास 11th के अंदर वहां ये आता है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पाई इक्वल्स टू होता है आपका क्या, ऐसे देखिए लिखा जाता है, पाई इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो होगा ही होगा, और इसी एन बाई वी को लिखा जाता है सी, तो सी आर टी, क्योंकि एन बाई वी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है, तो सी आर टी, तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो इजी है क्योंकि ये तो एकदम आपके एनसीईआरटी बुक में है, एकदम ऐसे ही लिखा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशंस ए एंड बी are separated by semi-permeable membrane. If liquid flows from A to B, the number A है, A is more concentrated than B, A is less concentrated than A, both solution have same concentration and none. तो पहले यहाँ पे समझिए, यही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल तो है नहीं, इसको कॉन्सेप्ट से समझ के आपको बना देना है। क्या है कि टू सॉल्यूशन है ए और बी, वो दोनों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड हैं। अगर सॉल्यूशन में जो फ्लो है वो ए टू बी है, तो बताइए कि क्या कंडीशन है। तो क्या होगा, हमेशा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है लिक्विड का फ्लो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा ऑप्शन क्यों कौन सा हो जाएगा, ए इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन बी। ओके, यानी ए लेस है तभी तो ए से लिक्विड का फ्लो जा रहा है कहाँ, बी में जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। ओके, और नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 एम मतलब यहाँ मोलारिटी, और मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। 0.1 एम aqueous solution will have the lowest freezing point, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है और शुगर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से 3 ऑप्शन ऐसा है जो कि आयोनाइज होता है, ब्रेक करता है, जबकि शुगर ब्रेक नहीं करता है। कॉन्सेंट्रेशन तीनों का सेम है, जो आपका मीडियम है, सॉल्वेंट है, वो सबका aqueous ही है, वाटर ही है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन सेम, आपके KF का वैल्यू सेम होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है। ओके, तो इसमें समझेंगे कैसे कि क्या करना है। तो आपने पढ़ा है ना, वेन फॉक फैक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब सॉल्यूट ब्रेक करने वाला होता है, मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो करता है, तो वैसे केस में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल्टा टी एफ जो हो जाता है वो प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। रीजन क्या, कि बाकी सब कुछ तो सेम है, ठीक है। तो आई किसका ज्यादा है, तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, ये जब ब्रेक करेगा तो 2K प्लस और SO4 2- में ब्रेक करेगा, जबकि ये NaCl होता है ना, NaCl, तो ये ब्रेक करेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में करेगा। और ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, तो ये ब्रेक करेगा तो Mg2 प्लस और SO4 2- में करेगा। तो आप देखिए आई का वैल्यू किसका ज्यादा दिख रहा है, 2 और 1 3, जबकि यहाँ दिख रहा है 1 1 2 और 1 1 2, तो 3 इसका है, इसलिए यही आपका क्या शो करेगा, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा। कौन, पोटेशियम सल्फेट। और शुगर को नहीं लेंगे क्योंकि ये आयनाइजेबल होता ही नहीं है। क्लियर, तो ये तो होना ही नहीं है, इसी 3 में से देखना है। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना है, ऐसे लिखा है तो आपको उसका फॉर्मूला देखना है और आयनाइज करना है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे, विच सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने अभी किया था फ्रीजिंग पॉइंट का, अभी आप बॉइलिंग पॉइंट का कर लेंगे। यहाँ क्या पूछा, हाईएस्ट पूछा, वहां क्या पूछा था, लोएस्ट पूछा था।
तो देखिए ग्लूकोज और सुक्रोज जो दिया गया है तो ये तो इसको पहले ही काट दीजिए क्योंकि ये दोनों क्या है आपको आयनाइज नहीं करता है। तो बचा CaCl2 इन वाटर और NaCl इन वाटर। देखिए 1% 1% कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम है और सबका आपका सॉल्वेंट भी सेम है यानी कि Kf वैल्यू भी सेम है। तो बाकी बचा क्या CaCl2। तो CaCl2 जब ब्रेक करेगा तो Ca2 प्लस देगा और 2Cl माइनस देगा। तो 2 और 1 3 हो गया। 3 हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ NaCl ब्रेक करेगा Na प्लस और Cl माइनस में तो टोटल हो गया 2। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगता है डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि I का वैल्यू जिसका ज्यादा है उसी का आपका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो I का वैल्यू किसका ज्यादा CaCl2 का है क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका आंसर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात होती है इसलिए वो बोला जाता है लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट और ये है बॉइलिंग पॉइंट तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके। क्योंकि जब आप सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। ये तो डेफिनेशन ही है और इसको इसलिए मेंशन किया है यहाँ पे कि आपको डेफिनेशन दिमाग में रखना है ताकि गलत कहीं नहीं हो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा पर केजी है तो इसका आंसर हो जाएगा मोलैलिटी और पर केजी के जगह वॉल्यूम का था तो मोलैरिटी हो जाता। ठीक है। तो ये हो गया 11 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट in 20 gram of water freezes at 271.94 Kelvin. If Kf equals to 1.86 K per mole, then the molecular weight of solute will be, here is option। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब देखिए क्वेश्चन है तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट ये हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूट आपका ये हो गया। ठीक। उसके बाद आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट ये है। ये क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक। अब आपका सिर्फ क्या करना है आपने मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के समय में m सॉल्यूट यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू Kf इनटू आपका वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई आप देखिए अब यहाँ पे ये एक डेल्टा TF इंट्रोड्यूस होता है इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बस मैं आपको निकाल के बताती हूँ डेल्टा TF कैसे निकलेगा। तो डेल्टा TF का जो वैल्यू निकलता है वो कैसे निकलता है डेल्टा TF तो T नॉट माइनस TS यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जब ये और ये मिला आपस में तो सॉल्यूशन बना। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो पता है हमें कितना 271.94। प्योर सॉल्वेंट का नहीं पता है। तो सॉल्वेंट है कौन वाटर। वाटर फ्रीज करता है कितने पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि केल्विन है तो 273 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मैं आपको यहीं पे दिखाती हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है इसमें 273 ऐड कर दिया और माइनस 271.94। ठीक है। ये ओवरऑल केल्विन में कन्वर्ट हो चुका है। अब तो आपका जब 273 में से माइनस करोगे 71.94 को तो 1.06 केल्विन देगा आपको। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना बाकी तो सारा कुछ दिया ही हुआ है। बाकी सारा कुछ गिवन है सब पुट कीजिए वैल्यू और इसके जगह पे इसको लिखिए सॉल्व कीजिए और आंसर अपने से बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था ये आप ऐसे ही तुक्केबाजी में आंसर नहीं कर सकते हैं। बहुत इजीली बना सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। इतनी देर में जो क्वेश्चन आपने बनाया आपने बार बार सुना है। मैंने कहा है कि Kf वैल्यू या Kb वैल्यू जो है वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है यानी Kf की बात हो रही है। तो Kf का डिपेंड करेगा किस पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे सॉल्यूट पे नहीं। ठीक है। तो जब क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो पिछले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कॉन्सेप्ट को समझाते वक्त उसका ध्यान भी आप रखेंगे तो आगे का क्वेश्चन हो जाता है। समटाइम आप क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता होता है कि नहीं इसलिए ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन aqueous सॉल्यूशन विल काउज।
aqueous सॉल्यूशन है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए मोलारिटी टू इंक्रीज है, मोलारिटी टू डिक्रीज है, मोल फ्रैक्शन टू डिक्रीज है, परसेंटेज बाय वेट टू इंक्रीज है। अब ध्यान दीजिए आप, मोलारिटी तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात ही नहीं करता, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला कुछ क्वेश्चन हमने बनाया उसमें रिलेटेड मोल फ्रैक्शन की बात नहीं और परसेंटेज बाय वेट की भी बात नहीं, क्योंकि जहाँ वॉल्यूम नहीं है वहाँ टेम्परेचर करेगा क्या। तो यहाँ पे आइए मोलारिटी के बारे में आते हैं। तो अब देखिए इसमें अब आपको बताना है कि मोलारिटी डिक्रीज कर, एक तो यहाँ पे आप मान सकते हैं मोलारिटी देख के कि मोलारिटी टू डिक्रीज, ओके, क्योंकि मोलारिटी ही ऑप्शन है जिसमें कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन दिखता है। तो ये एक तुक्केबाजी, ये जो आप लोग कहते हैं ना तुक्का कैसे लगाए, तो ऐसे तुक्का लगाए, यहाँ पे तुक्का लग सकता है, बट आप कॉन्सेप्ट से समझ लें कि मोलारिटी m जो होता है वो होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा। ये है कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये चीज है, तो कोई मेहनत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट भी रख लीजिए अपने दिल दिमाग में, क्या दिक्कत है। तो मोलारिटी टू डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 m आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए ये 0.1 m आपको ऐसे ही तो लगा के दे दिया है, क्या सॉल्यूशन है कैसा, आइडियल है, तो वो 1 दिखाएगा ना। वेंट ऑफ फैक्टर फॉलोइंग 0.10 m यानी मोलर aqueous सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहाँ 2 बार लिख लिया गया है, सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है, कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे 16 का ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बता रखा है, तो ये खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 5% solution of cane sugar molecular weight 342 is isotonic with 1% solution of substance X। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन इजी क्वेश्चन है और एमसीक्यूज में आ जाता है। द मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज, एक्स का मॉलिकुलर वेट बताना है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जब दोनों सॉल्यूशन का क्या हो जाए, आपस में ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए। मानिए कि π1 इक्वल्स टू π2, ओके। तो अभी जस्ट बताया था आपको कि N/V होता है, और यहाँ पे 1 आप लगा सकते हैं, N/V ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि इसमें क्या है, N बोलने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या करेंगे, हाँ, कि वेट बटे मॉलिकुलर वेट वॉल्यूम RT, वेट बटे मॉलिकुलर वेट वॉल्यूम RT। तो देखिए RT तो सेम है, कट गया, वॉल्यूम भी सेम है, क्यों, क्योंकि ये 5% है, ये 1% है, 5% 1%, तो 5% 100 और 100 तो सेम है, तो वॉल्यूम को भी यहाँ पे आप काट सकते हैं, क्योंकि MCQ बनाना है, फटाक फटाक से बना लेंगे हम लोग। तो देखिए वेट आपके केन शुगर का वेट कितना 5, मॉलिकुलर वेट कितना 342, और यहाँ पे हमको x का निकालना है, x है, ये x वाले के लिए है, W2 वाला x के लिए है। तो x का वेट कितना है 1 ग्राम, 1% यानी 1, और मॉलिकुलर वेट तो पता करना है ना हमें, मॉलिकुलर वेट ऑफ x हमको पता करना है, इसलिए mx यानी मॉलिकुलर वेट ऑफ x कितना 342। देखिए 342 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 342 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा, ये तो आप इजीली बना सकते हैं। आंसर बताइए इसका, 5 6 जा 30, और फिर 5 8 जा, यही वाला हो जाएगा, 5 8 जा 40, और आगे बना लेंगे तो C नंबर इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ओके। तो देखिए क्या कहता है, मोलरिटी ऑफ द लिक्विड HCl if density of solution is 1.17 ग्राम पर cc is, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है आपको, तो इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन है ये देख लेना है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मास पता करना होगा, तो आप क्या करेंगे, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितना दिया है
1.17 ग्राम पर सीसी दिया है ना, ठीक है, और पर सीसी दिया है यानी कि ग्राम बटे सीसी है। और इसमें आप क्या करेंगे, इस सीसी को हटाने के लिए, क्योंकि हमको अब सिर्फ क्या चाहिए, मास चाहिए, तो 1000 सीसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सीसी से सीसी कट गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 से 17, इस पे 3 जीरो पुट कर देंगे और 2 के बाद डिसमिल पुट कर देंगे, तो ग्राम। इतना ग्राम आपका वेट हो गया किसका, HCl का। अब आप फॉर्मूला मोलारिटी का क्या होता है, M इक्वल्स टू क्या होता है, मास जो गिवन होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स बोले तो वेट बटे मॉलिकुलर वेट, तो वेट कितना है 1170 और मॉलिकुलर वेट कितना होगा HCl का, आप H और Cl का जोड़ेंगे तो 36.5 आएगा। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो 36.5। अब यहाँ पे इसी को बनाना है, क्योंकि पर सीसी तो हमने निकाल ही लिया है यहाँ पे, इसलिए वॉल्यूम को यहाँ मेंशन करने का नीड नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ठीक है। N/M को ही नंबर ऑफ मोल बोलते हैं, वेट बटे मॉलिकुलर वेट। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे, इसको हटाइए, यहाँ जीरो पुट कर दीजिए और इससे इसको डिवाइड कीजिएगा जब, तो आपका कितना, देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 32.05। करके देखिए, कोई मेहनत नहीं है, 5 से इसको हटाइएगा तो 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, इसको हटा दीजिए, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, फिर जीरो। अब इसको इजी हो गया थोड़ा सा करना, अब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दिख रहा है ना, 73 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा ना, 21 होगा, तो इजिली आप इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी जस्ट बताया है मैंने, इसलिए हमेशा कह रही हूँ कि एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट पे फोकस करिएगा, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, जस्ट अभी जब एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको शुरुआत में, वहां पे बताया था आपको कि आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा V मिक्सिंग जीरो रहता है, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आता है, दोनों को आपस में मिला दिया तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, डेल्टा H में कोई चेंज नहीं आता, तो ये दोनों कंडीशन तो फॉलो करेगा ना। फिर तीसरे नंबर पे है राउल्ट्स लॉ इज ओबेड, तो राउल्ट्स लॉ को जो ओबे करता है वही तो आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो ये तीन बातें तो आइडियल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, तो नहीं किसको करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के अंदर आपको पढ़ना रहता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स डैनियल सेल। तो डैनियल सेल में मेनली कौन होता है, जिंक और कॉपर सेल जो होता है वो डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज, तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, ईएमएफ ऑफ सेल होता है डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है उसे ईएमएफ ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन अ गिवन डायरेक्शन इफ, तो ये सब चीज जो है ना, जैसे देखिए इसमें क्या है, जो थ्योरी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड उसमें एकदम क्लियर बताया जाता है, तो ध्यान रखने के लिए ये सब एमसीक्यूज है कि रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन गिवन डायरेक्शन इफ ईएमएफ इज जीरो, ईएमएफ निगेटिव, ईएमएफ इज पॉजिटिव और ईएमएफ हैज नथिंग टू डू विद स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ जब आपका पॉजिटिव होता है तब रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, ओके। नेक्स्ट को 24 देखते हैं, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज, मतलब कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ समय के बाद वर्क करना बंद कर देता है, उसका रीजन क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिए, ऑप्शंस आपके सामने जो दिए हुए हैं देखिए, वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज ईटेन अवे, दूसरा दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स बिकम इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो यही कारण होता है, बस ध्यान रखना है आपको कि वर्किंग जो बंद हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कुछ समय के बाद, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स बिकम इक्वल, जब इक्वल हो जाएगा तो डिफरेंस नहीं रह जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम
फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 विल बी, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, 1 मोल एल्यूमिनियम बोले तो एल्यूमिनियम, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखिए AlCl3 है ना, ये जब ब्रेक करेगा तो Al3 प्लस बनाएगा और 3Cl माइनस बनाएगा। तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम जो आप प्राप्त करना चाहेंगे, एक एल्यूमिनियम जब प्राप्त करना चाहेंगे तो इसमें क्या करना होगा आपको, 3 इलेक्ट्रॉन देना होगा, देन आफ्टर ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा। तो एक एल्यूमिनियम जो सिंबल लिखते हैं वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना फराडे चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दिया गया ना, तो 3 फराडे, ठीक है। तो ये हमारा फराडे लॉ से ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और इससे एमसीक्यू तो बनता ही बनता है। अब 6 क्वेश्चन नंबर, द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहाँ पे सेल दिया हुआ है आपके सामने, इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल को। तो ई नॉट माइनस 0.25 फॉर दिस इलेक्ट्रोड एंड 1.5 फॉर दिस इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। तो आपसे ईएमएफ बताना है आपको। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ईएमएफ शॉर्ट में लिखा है तो शॉर्ट ही में लिख देते हैं। ईएमएफ आपको फॉर सेल क्या हो जाएगा, ऐसे लिखे या ई नॉट फॉर सेल लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ओके ओके। अब देखिए, राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो इसका वैल्यू क्या दिया है, 1.5 वोल्ट, 1.5, ठीक है, माइनस ई लेफ्ट कितना है, लेफ्ट में निकल है तो इसका कितना दे रखा है, माइनस 0.25। तो ये माइनस तो फॉर्मूले का था और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1.5 प्लस 0.25 इक्वल्स टू कितना, देखिए 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डिसमिल 1 वोल्ट। तो ये किस में है ऑप्शन, देखिए सी नंबर ऑप्शन, तो ये हमारा सही हो गया। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है और ये सब क्वेश्चन बहुत आता है आपके एमसीक्यूज में। ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर दिया और आपको बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपका क्या है, फॉर द सेल। अब ये सेल फिर से दिया, जिंक और फेरस के बीच दिया है सेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस इलेक्ट्रोड के लिए आपको दिया हुआ है ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका दिया हुआ है, यहाँ पे Fe का भी दिया हुआ है। तो ई नॉट सेल निकालना, यानी ये सेम ही क्वेश्चन है इसका, 26 का ही सेम है, आपको लिखने का सिर्फ तरीका का फर्क है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो आप खुद से बना के इसका आंसर बताना कि इसका कौन सा आंसर होगा, यानी कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है 27 का ऑप्शन नंबर दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 8 क्वेश्चन नंबर, इफ हाफ सेल रिएक्शन A प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स A माइनस हैज अ लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, इट फॉलोज दैट। देखिए, ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएगा। क्या है कि ए इलेक्ट्रॉन लेता है, A माइनस बनाता है और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, उसका निगेटिव, लार्ज निगेटिव वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्या बताता है, तो क्या बताता है, यहाँ पे हो सकता है कोई क्वेश्चन दे के वैल्यू दे के भी पूछ सकता है, कंपेयर करने के लिए भी दे सकता है। एनसीईआरटी बुक में वैसा क्वेश्चन है जिसमें कंपेयर करके बताना है कि लार्ज निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा या जल्दी रिड्यूस होगा, ये बताना रहता है। तो ध्यान, बस थ्योरी है ये, इसमें आपने देखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड ही है। तो क्या है यहाँ पे, अगर इस तरह का रिएक्शन है और लार्ज निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो वहां पे ए जो होगा वो रेडली ऑक्सीडाइज होगा, रेडली ऑक्सीडाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। ये बहुत इजी है, आप भी बना सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ड्राई सेल, मरकरी सेल प्राइमरी सेल है और H2O2 क्या है, फ्यूएल सेल है। तो बचा क्या, निकल कैडमियम सेल ही क्या है हमारा, सेकेंडरी सेल है। इजी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 2-3 तरह का सेल आपको पढ़ना है क्लास 12 के अंदर। पता करते हैं, ये सारा रिलेशन आपके सामने दिया है। तो रिलेशन ये वाला चलता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, जैसे ई राइट माइनस लेफ्ट हुआ था उसी तरीके से ई कैथोड माइनस एनोड भी लिखा जाता
है, दोनों ही आपका रहता है, क्योंकि राइट और लेफ्ट लिखा या ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखा एक ही बात है। ओके, तो इस तरह से ध्यान रखिए, थ्योरी है सारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थ्योरी आपको मैं मतलब एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अदरवाइज बहुत थ्योरी है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेल द फ्री एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आप समझिए इसको। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें थ्योरी ही है ना, ये क्या है, इसमें जो थ्योरी आपने पढ़ा है, जैसे लेक्लांसे सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल है, फ्यूएल सेल है और लेड स्टोरेज सेल है। तो ये बुक में जब एनसीईआरटी के आप पढ़ेंगे तो आपको साफ यही लाइन लिखा गया है एनसीईआरटी बुक में कि फ्री एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, किसमें, फ्यूएल सेल के अंदर ऐसा होता है। इसलिए आपको एक रिक्वेस्ट नहीं है, आपको एडवाइस है मेरा कि जरूर से जरूर एनसीईआरटी बुक को पढ़ ले। ओके, नेक्स्ट नंबर है 32 क्वेश्चन, विच क्वांटिटी इज नॉट यूज्ड इन फराडे लॉ। नॉट यूज्ड, तो देखिए करंट की बात तो फराडे लॉ में होती है, अभी जस्ट आपने पढ़ा था, एक क्वेश्चन बनाया था हमने, तो करंट तो होता ही है, चार्ज भी होता है और मास भी होता है। ठीक है, फराडे सेकंड लॉ में यही आता ही है, मास का बात होता है। तो क्या नहीं आता है, ईएमएफ नहीं आता है। ठीक है, तो नहीं ही पूछा गया था, तो 32 हो गया। सीयू वाला सेल डैनियल सेल कहलाता है। तो जिंक क्या एक्ट करता है डैनियल सेल के अंदर, तो जिंक क्या करेगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे होता है, यानी कि जिंक एक्ट करेगा किसकी तरह, एनोड की तरह। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन में स्टार्ट होता है ना ओ से, और एनोड में भी ओ है यहाँ पे, तो याद रखने में आसानी हो जाती है कि ऑक्सीडेशन एट एनोड हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एट एनोड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 34, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, क्या, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट इज, तो देखिए डेल्टा जी और ई के बीच का रिलेशन पूछा है ना, तो ये दोनों तो हटा दीजिए क्योंकि इसमें तो है ही नहीं वो बात। तो डेल्टा जी और दो, यही दो बच गया, जिसमें से ये वाला सही है आपका ए, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स, फराडे फर्स्ट लॉ क्या है, एम प्रोपोर्शनल टू आई टी, एम प्रोपोर्शनल टू आई टी। ठीक है, तो करते हैं, द स्लोप ऑफ डेल्टा एम वर्सेस रूट अंडर सी, ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिव्स। तो देखिए द स्लोप ऑफ डेल्टा एम बोले तो मोलर कंडक्टिविटी, क्या, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट अंडर सी यानी कॉन्सेंट्रेशन, ग्राफ जब बनाया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो स्लोप क्या होगा, आप समझिए इसको। रिलेशन आपके बुक में है, डेल्टा एम इक्वल्स टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए रूट अंडर सी। ठीक है, ये दिया गया है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये डेल्टा एम नॉट क्या है, जब कॉन्सेंट्रेशन आपका, जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का, वो अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है, तब उसको आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, जो कि डेल्टा एम नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इस रिलेशन को कंपेयर करना है किसके साथ, देखिए आपने पढ़ा है मैथ में, स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक होता है। तो कंपेयर करेंगे कैसे, यहाँ पे m जो है ये स्लोप है, इस चीज को हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, देखिए कैसे, ऐसा लिख सकते हैं इसे, देखिए ऐसे लिख देंगे, माइनस ए रूट अंडर सी प्लस डेल्टा एम नॉट। ठीक है, तो इस चीज को आप देखिए, इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एम एक्स है, एम एक्स, ये जो सी आप देख रहे हैं ना, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू रहता है। ठीक है, तो एम एक्स, तो एम क्या है, स्लोप। तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एम के जगह पे क्या है, माइनस ए है, यानी यहाँ पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ए को, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, एक्चुअली में होता क्या है, फॉर्मूले में प्लस, तो इस प्लस को दिखाने के लिए आप प्लस दिखाएंगे तो अंदर में इसका माइनस लेंगे ना, तभी तो दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके हम लोग स्लोप बताएंगे, माइनस ए हो गया।
तो ये मैथ्स में स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे तो करता ही करता है, दिख रहा है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जो अभी आपने ऊपर देखा ना मोलर कंडक्टिविटी, उस डेल्टा एम का यूनिट क्या होता है। समटाइम यूनिट पूछ दिए जाते हैं और लगता है कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और यूनिट बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। तो यूनिट ध्यान रखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होता। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लॉ स्टेट दैट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट कोहलार्स के द्वारा दिया गया है, कोहलार्स का ये लॉ है, ठीक है। तो ध्यान में बनाए रखिएगा। ये 41 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, ऑप्शंस का देखें और आपने पढ़ा है ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, ठीक है, जिसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या है, अगर आपको तीनों रिएक्शन का यूनिट याद है तो फटाक से इसको बना लीजिएगा, आप सेकंड में बना लीजिएगा और आपका टाइम सेव हो जाएगा। ऐसे देखिए बनाने का तरीका क्या है, के इक्वल्स टू रेट बाई दिस होता है, ठीक है, यानी ये क्या है रेट कांस्टेंट है। तो रेट के लिए क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बटे टाइम, ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन ही है तो कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर एन। एन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपका, फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे 1 हो जाएगा, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन को काट देगा, बचेगा क्या 1 बटे टाइम यानी पर टाइम, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड यानी पर सेकंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पर सेकंड। ध्यान रखें इस अकॉर्डिंग बना सकते हैं या तो याद करके बना सकते हैं, गलत नहीं कीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं 42। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, देखिए ए है नंबर ऑफ कॉलिजन्स पे डिपेंड करेगा यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एनर्जी ऑफ कॉलिजन्स, इफेक्टिव कॉलिजन्स और वॉल्यूम ऑफ वेसल्स पे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वेसल्स तो ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, एनर्जी ऑफ कॉलिजन्स पे भी नहीं होगा, बचा ये दोनों ऑप्शन, ठीक है, ये सब आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉलिजन्स और इफेक्टिव कॉलिजन्स, तो ज्यादा आपको क्या इफेक्टिव लग रहा है कि इफेक्टिव कॉलिजन होगा तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल होगा उसी के, क्योंकि जितना इफेक्टिव कॉलिजन होगा उतना तेजी से रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगा। नंबर ऑफ कॉलिजन पे नहीं होगा कि कितना बारी टकरा गया, नहीं, इफेक्टिव कॉलिजन पे डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन, ऑप्शन है नेवर बी जीरो, बी फ्रैक्शनल, बी जीरो और फ्रैक्शनल, ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। देखिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो, ये लिखा गया है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन, तो आंसर होगा कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता है मॉलिक्युलरिटी। अगर इसी ऑप्शन को यहाँ पे कैन के जगह पे कैन नॉट कर दे, निगेटिव बना दे, यहाँ पे अभी तक ये पॉजिटिव सेंटेंस था कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो। समझिए एमसीक्यूज कैसे बदल जाता है एक एक शब्द के हेर फेर से। अगर यहाँ पे लिख देता कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल, कैन नॉट लगा देगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 44 है द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू। तो समझिए इस चीज को कि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। रीजन क्या होगा, तो देखिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं, कैटलिस्ट, ये भी नहीं, कैटलिस्ट की तो बात की ही नहीं गई है यहाँ पे, और मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी होता है कि चलिए भाई जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे जो इफेक्टिव ऑप्शन है हमारा, ऑप्शंस में भी कंफ्यूजन होता है ना समटाइम कि ये भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है, लेकिन कौन ज्यादा सही है, तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी पे टिक लगाएंगे आप। क्यों, क्योंकि 10 डिग्री राइज टेम्परेचर करते हैं
तो एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी अचीव होता है, जिसके कारण आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्टर हो जाता है, रिएक्शन के होने की गति बढ़ जाती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो नीड होता है रिएक्शन को करवाने के लिए, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो ये ध्यान में बना के रखिए, एमसीक्यू तो सॉल्व हो ही गया और साथ ही साथ ये क्वेश्चन याद रहिए, ये जो आपका ये रिलेशन है ये ध्यान में रखेंगे आप, तो क्या होगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है। और तो देखिए एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ लॉग दिया है, अगर इसी चीज को ऐसे लिख दिया जाए कि 1/t ln a नॉट डिवाइडेड बाई a, तो ये भी सही है, ठीक है। ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, log लॉग लिखने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब ये कन्वर्ट होता है लॉग में। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन को ध्यान से देखना है, समझना है और तब टिक लगाना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस e बाई आर टी, ये आपका आर्हेनियस का वन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। एक और इक्वेशन आता है इसका, ठीक है, प्लॉट ऑफ log k वर्सेज 1/t इज क्या होगा, ठीक है। यानी आर्हेनियस ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, हाइपरबोला बनेगा या इलिप्टिकल बनेगा। तो ध्यान रखिए, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ज्यादातर जो ग्राफ बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन ही होते हैं। ज्यादातर ग्राफ क्या होते हैं, ये एक तरह से आप समझिए कि एक टिप्स है आपके लिए, ट्रिक है कि ज्यादातर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो भी आप बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया कि ज्यादातर स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इफ अ प्लॉट ऑफ 1 कॉन्सेंट्रेशन ए वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन द रिएक्शन इज, ठीक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जान कि ये एमसीक्यू में मैंने आपको इंक्लूड किया है कि ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो बच्चे ज्यादातर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिए, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ज्यादा स्ट्रेट लाइन ही है। अब ये है कि अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब ये तो ठीक है स्ट्रेट लाइन हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कि इफ प्लॉट ऑफ 1/a के लिए कह रहा है, किसके वर्सेस, टाइम के वर्सेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है। ये अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो किसके लिए बनेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसमें तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म रहता ही नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर होगा नहीं। ध्यान में रखिए, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी इज, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले भी एक्टिवेशन एनर्जी पर क्वेश्चन किया था हमने। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्शन को करवाता है। इफेक्टिव कॉलिजन होता है तभी रिएक्शन होता है, आपने पढ़ा है अभी पीछे के एमसीक्यू में कि इफेक्टिव कॉलिजन होता है तभी रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो इफेक्टिव कॉलिजन कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी होता है उसे कहते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। जब आपका रिएक्टेंट इस एनर्जी को अचीव करता है तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, इस एक एक्टिवेशन एनर्जी से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, रेट कांस्टेंट का यानी के का, ठीक है, डायमेंशन यानी यूनिट किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यूनिट डिपेंड कर लिए पढ़ाया था एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, जाइए के इक्वल्स टू दिस पढ़ाया था आपको, जिसमें कहीं भी टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट नहीं है। ओके, तो क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जैसा रहेगा उसी के हिसाब से डायमेंशन में चेंजेस आता चला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखिए, रेट कांस्टेंट के जो है उसका डायमेंशन यानी यूनिट
किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। टाइम तो सभी में रहेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे जो पावर n है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ। टी हाफ क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? तो इसके लिए क्या है कि आप ध्यान बना के रखें कि टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया है, आप लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे, जिसमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं आपके सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सबका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया हुआ है। उसको जरूर से कहीं पे लिख के दीवार पे चिपका लो, उसको रोज देखो ताकि ध्यान में बना रहे, ऐसा क्वेश्चन छूटे नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आंसर हो जाएगा बी, ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई 2K। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 पे, द कॉलिजन थ्योरी एक्सप्लेन्स। कॉलिजन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करता है, रेट ऑफ रिएक्शन करता है, या नन करता है, या मॉलिक्यूलरिटी करता है। ठीक है, तो कॉलिजन थ्योरी जैसे ही आया तो मॉलिक्यूलरिटी आ जाता है, यानी कॉलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करता है किसे? मॉलिक्यूलरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट बाय। तो कैटलिस्ट जो होता है इंक्रीज कर देता है रेट को क्या करके? तो आपने पिछले एमसीक्यू में पढ़ा कि एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके के बाद ही रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी, अगर आपका किसी रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी स्लो हो जाए तो रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। तो कैटलिस्ट करता क्या है? लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कर देता है, जिसके कारण आपका रिएक्शन फास्टर हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। तो हाफ लाइफ जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का किस पे डिपेंड्स करता है? तो उसके लिए देखिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाफ लाइफ का क्वेश्चन तो फर्स्ट ऑर्डर से आता ही आता है, तो ये ध्यान में है आपके। तो टी हाफ इक्वल्स टू दिस होता है, जहां ये कांस्टेंट है तो ये रेट कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक रेट कांस्टेंट ही ना है जो यहाँ पे दिख रहा है जिस पे डिपेंडेंट होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट, यानी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट। इसलिए ध्यान से हर फॉर्मूले को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट्स इन 2 आवर्स। तो टी हाफ बताना है आपको। देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू में, तो कुछ नहीं मेहनत है, फटाक से बना सकते हैं आप। यहाँ पे ऑप्शंस है आपके सामने। तो 75% कंप्लीट हुआ है 2 आवर्स में, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2.303। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला बताया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कहा भी आपको, उसको ध्यान में रखिए। तो 2.303 बाई 2, क्यों? t क्या है? 75% कंप्लीट कितने में हुआ है? 2 आवर्स में, तो 2 हो गया। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब परसेंटेज में होता है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 हो गया। 75% कंप्लीट हुआ है, यानी 100 में से 75 को माइनस कीजिएगा तो 25 आएगा, वही यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम ऑफ टी। ठीक है, तो 100/25, तो 25 से 100 को काटोगे 4 हो जाएगा। 2.303, मतलब जो आप देख रहे हैं जैसा है वैसा लिखा। log 4 को आप log 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा। log 2 और 6 log 2 और 2.303 को मल्टीप्लाई करते log 2 के वैल्यू को, ठीक है, तो क्या आ जाता है? 0.693। तो k का वैल्यू आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया फर्स्ट ऑर्डर का इतना। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होता है ना, नीचे के यहाँ पे क्या रहता है? के रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं? 6 वहां से जो के निकाला उसको यहाँ लाके पुट कर दिया, सिर्फ वो जो के निकला पुट किया तो कितना आया? 1। तो 1 आवर आपका आंसर हो जाएगा, यानी हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा इसका? 1 आवर। तो बनाने में मेहनत नहीं लगता है, प्रैक्टिस रहेगा आपको तो फटाक से आप बना देख लेंगे। अ रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स ओनली वन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज होमोजेनियस, एलिमेंट्री, स्यूडो और कॉम्प्लेक्स। तो देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आपने पढ़ा है, तो जिसमें बताया जाता है कि उसमें वाटर पे डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन, किस पे सिर्फ डिपेंड करता है? एस्टर पे। ठीक है, तो वो क्या रहता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, यानी कि उसमें रिएक्टेंट तो 2 होता है लेकिन उसमें रेट ऑफ रिएक्शन एक ही पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट करना है आपको, ढूंढना है, ठीक है।
तो सबसे पहले है मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर। तो ये क्या है, ये तो सही बात है, ऑलवेज होल नंबर होता है क्योंकि पिछले कुछ क्वेश्चन में आपको बताया है। दूसरा है ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये भी सही है। तीसरा है मॉलिक्युलरिटी कैन बी जीरो, तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, जीरो या फ्रैक्शनल नहीं होता है, जो कि आपको पीछे क्वेश्चन में पढ़ाया था। एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी आपके समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमारा और यहाँ दिया नेक्स्ट है ऑर्डर कैन बी जीरो, तो ये तो हो सकता है, ऑर्डर कैन बी जीरो हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो, कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया कि मॉलिक्युलरिटी कैन बी जीरो लिख दिया, कैन नॉट लिखता तब तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। तो कैन लिखा है तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए फर्स्ट ऑर्डर का तो अभी जस्ट पढ़ा है हमने, पर सेकेंड होता है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, देखिए जो पढ़ा है आपने यूनिट के लिए कॉन्सेंट्रेशन बटे टाइम इंटू 1 by कॉन्सेंट्रेशन पावर n। n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ऑर्डर क्या हो गया जीरो, तो ये तो काम खत्म हो गया जीरो होने से, तो यही बचेगा ना सिर्फ आपके पास। यहाँ पे जैसे ही आप जीरो डालेंगे तो ये खत्म, तो ये आपके पास बचेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन के क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो हमारा ए आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, द रेट ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस रेट, दिया हुआ है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, के के बराबर, के के साथ जो भी रहता है आपका ए बी सी जो दिया गया है यहाँ पे रिएक्टेंट का, उसके ऊपर जो पावर है उसको ऐड किया जाता है। तो जो भी पावर है सबको ऐड कर दीजिए ऑर्डर निकालने के लिए, 1/2 1/3 1/4 ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे -1/2 होता तो वो माइनस ही यहाँ पे लिखा जाता, -1/2, यानी कि पावर में जो है वो लिखना है, प्लस माइनस देख के अपने हिसाब से उसको बनाना है। 1/2 1/3 1/4 जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 12 हो जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आएगा, 13/12 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन में ढूंढ लेना है, आपको कहाँ है, डी में है 13/12। 59 नंबर है, द रिएक्शन H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O इज, ये रिएक्शन कैसा है, वेरी स्लो है, फास्ट है या मॉडरेट इन स्पीड है। तो ध्यान रखिए H प्लस भी बहुत एक्टिव होता है, वो ऐसे रहता ही नहीं है, बेयर प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। तो H प्लस और OH माइनस जो है हाईली रिएक्टिव होता है नेचर में, इसे फास्ट रिएक्शन दिखाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फास्ट रिएक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा कि H प्लस और OH बहुत रिएक्टिव है, इसलिए फास्ट होगा रिएक्शन, स्लो नहीं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन N2 3H2 गिव्स 2NH3 इफ NH3 by delta T this mole per liter per second, the value of this would be। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या है, प्रोडक्ट है हमारा, ये क्या है हमारा रिएक्टेंट है, तो माइनस है यानी रिएक्टेंट है क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, और ये प्लस है तो प्रोडक्ट है कि प्रोडक्शन हो रहा है इसका। तो इसको बनाने के लिए देखिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, जो ये रिएक्शन दिया है ना, इस रिएक्शन को देखते हैं तो हमें पता है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि जितना ही ये खर्च होगा उतना ही ये बनेगा, तो दोनों का आपस में क्या होता है, बराबर होता है रेट लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन इसका है और इसका निकालना है। तो एक रिलेशन मैंने भी आपको पढ़ाया है केमिकल काइनेटिक्स में, ध्यान दीजिएगा। तो बराबर क्या है, माइनस डेल्टा H2 है ना बाई डेल्टा T। तो इसमें क्या करना होता है कि इसके आगे क्या लगा है, 3 है, तो यहाँ पे आपको 1/3 कर देना है बस, इक्वल करने के लिए। माइनस है इक्वल्स टू किसके, इसके प्रोडक्शन के बराबर हो जाएगा, तो 1/2 डेल्टा NH3, ठीक है, बाई डेल्टा T होता है। तो आप देखिए 1/2 तो रह जाएगा, और डेल्टा इसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 2 × 10⁻⁻⁴ है ना, ओके। तो यहाँ पे कितना है हमारा, तो ये जो है सो है, इसको तो आप ऐसे ही लिखेंगे, -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब होगा क्या, ये 3 इधर चला जाएगा, तो आपके पास जो बचा है देखिए H2 बाई डेल्टा T इक्वल्स टू, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके गया, तो 3 × 10⁻⁻⁴, यही तो निकालना है ना आपको, यही निकालना है ना।
तो वो निकल गया। तो 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तरीके से हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी कि हमने अभी केमिकल काइनेटिक्स के 20 क्वेश्चंस किए। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन बन सकता है, यानी 61 पे आप उसको रख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। जैसे आपको कमेंट में लिखना है कि 60 नंबर क्वेश्चन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हुआ। ठीक है, देख के बता सकते हैं आप। बहुत बारी आपको बताया है कि यूनिट से पकड़िए कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो उससे क्या होगा, यूनिट भी याद रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के कर लिए हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से कीजिए, आपको चैप्टर पे भी पकड़ बन जाएगा। ठीक है, क्लास 1 है हमारा द एलिमेंट विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द डी ब्लॉक इज। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला इनमें से कौन है? तो ये आपको पता है आंसर कि इसका क्या होगा। उसका इस्तेमाल बल्ब में किया जाता है, तो टंगस्टन। टंगस्टन का हाईएस्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसके कारण उसका इस्तेमाल बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता कितना है। ओके, ये काम आप करेंगे कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है हमारा, द एबिलिटी टू फॉर्म कलर्ड आयन। अब यहाँ पे एक और बात सुन लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन को आपको ऐसे ही नहीं देखना है कि ये तो ऐसे ही है, नहीं, आप हर एक क्वेश्चन को देखिए। हो सकता है इस क्वेश्चन को जब मैंने आपको समझाया, इसके नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। द एबिलिटी टू फॉर्म कलर्ड आयंस इन ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू, यानी ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कलर्ड आयंस बनाते हैं, वो क्यों बना पाते हैं ऐसा, कलर्ड कंपाउंड पेश करते हैं, क्यों? ठीक है, तो पहला है लार्ज साइज, ऐसा कुछ नहीं है। फिर है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड लिखता तो थोड़ा देर चलता, तो ये तो होगा नहीं। पेयर्ड है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, कतई मेटल्स है सारा। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे होगा, तो ये भी नहीं है। ऑब्वियस है कि होगा सी, समझ लीजिए कैसे। इनकम्प्लीट डी सबसेल, ये इनकम्प्लीट डी सबसेल एकदम दिमाग में बैठा लो अपने। ठीक है, इनकम्प्लीट डी सबसेल के कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इनकम्प्लीट डी सबसेल के कारण कलर्ड आयन बनाता है, और कलर्ड आयन बनाने का रीजन क्या है कि इनकम्प्लीट डी सबसेल होगा तो डी ट्रांजिशन होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आगे आता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, विच आयन इज कलर्ड, कौन सा आयन कलर्ड है ये बताना। तो सबसे पहले जान लीजिए कलर्ड होने के लिए चाहिए क्या, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि डी ट्रांजिशन हो सके। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए। उसके बाद आप पकड़ लेंगे। टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होता है ना टाइटेनियम का। तो जब आप इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक का लिख के आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग उसी के आधार पर इसको करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s आता है, फिर 3d आता है, लेकिन लिखेंगे ऐसे 3d और 4s2। तो देखिए 4s2 तक तो 20 होता है कैल्शियम का, उसके बाद देखिए 20 हो गया है, 22 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 22 का हमने लिखा है। इसके ऊपर चार्ज क्या है, +4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से बाहर जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से बाहर चला गया, यानी ये हो गया काम खत्म, इसको हटा दीजिए। तो बचा ये, तो ये तो सारा का सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका क्या होगा, कलर्ड नहीं होगा, तो इसको भी काट दीजिए। आइए कॉपर पे, तो कॉपर Cu+ दिया गया है, तो जब आप इसका कितना होता है, 29 होता है, 29 जब लिखेंगे तो यहाँ तक तो सेम ही लिखेंगे आप, ये तो पूरा पूरा सेम लिख देंगे। यहाँ पे बात आता है 4d और 4s, ठीक है, 3d और 4s। तो कॉपर के केस में क्या होता है, 4s 1 हो जाता है और 3d 10 हो जाता है। इसके ऊपर है क्या, +1 चार्ज है, तो +1 चार्ज है तो आउटर मोस्ट शेल हमारा 4s है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो आपके पास बचा क्या, D10, यानी टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कलर्ड कंपाउंड नहीं हो सकता है, यानी कलर्ड आयन नहीं हो सकता है। बारी आती है स्कैंडियम की, स्कैंडियम का होता है 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो पहले तो यहाँ तक सेम लिखेंगे 3p तक। ठीक है, अब देखिए 21 के लिए क्या होना चाहिए, 4s2 20 हो गया और 3d 1, तो यहाँ पे है क्या 3+,
यानी ये तीनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का बाहर चला जाएगा। तो बाहर चला गया तो कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डी में बचा ही नहीं, जिसके कारण ये भी नहीं दिखाएगा कलर्ड आयन। अब बारी वेनेडियम की, तो वेनेडियम का होता है कितना 23। जब लिखेंगे इसका तो यहाँ तक तो आपने सेम लिख दिया। बारी 3D 4s2 तो 20 और 3 23। डी में कितना चला गया 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। 4s2 तक हम लोग 20 कैल्शियम का लिखते हैं, इसे याद रहता है, और 3D में 3 चला गया। तो अब आप समझिए इसमें से 3 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 प्लस चार्ज है तो 2 तो यहाँ से निकल गया और 1 यहाँ से निकल गया। अभी भी बचा क्या है 3D2 बचा है ना, 3 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो 3D2 तो यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये डी ट्रांजिशन करेगा, जिसके कारण ये कलर्ड आयन शो करेगा। तो हमें तो कलर्ड ही बताना था ना। तो ये एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है विच ट्रांजिशन एलिमेंट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अभी आप देखिए कॉपर का आपने ऊपर लिखा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है उसके पास। फिर आपने टाइटेनियम का भी लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्रोमियम का 24 होता है, तो जैसे वेनेडियम का आपने लिखा तो 24 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक्चुअली लिखा जाता है तो D5 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, लेकिन क्रोमियम के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ना, सिर्फ जिंक ऐसा है यहाँ पे जिसका 30 होने के कारण 4s2 भी होता है, 3D10 भी होता है, जिसके कारण इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या हो जाएगा जिंक। ओके, नंबर 65 है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसका, ठीक है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे मैंने स्पेशल वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन दोनों पे है, जाके देख लीजिए, पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा और आंसर भी इसका समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आंसर क्या है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन के कारण लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण आप 3D सीरीज के अंदर एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह में इसको पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 66 है KMnO4 इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, न्यूट्रल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ध्यान में नहीं रहने से गलत हो जाता है, तो ध्यान से, KMnO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन पहचाना है, तो Na प्लस आयन है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, Fe2 प्लस आयन है, K प्लस आयन है, बट कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स आयन का पहचान क्या है, सी हमारा आंसर होगा यहाँ पे, कि कॉम्प्लेक्स आयन जब भी लिखा जाता है तो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये चीज आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसका जस्ट इसके बाद आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी कॉम्प्लेक्स आयन का। तो यहाँ से शुरुआत हो जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा ही होगा, पहचान है इसका, बिग ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट 68 है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होता है +7। एकदम याद रखिए, बहुत आप लोग को लगेगा कि ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन आप दे रही है, तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फेरस इज। तो फेरस का 2 तरीके का होता है, +2 और +3। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो स्टेबल होता है, तो +3 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द कलर ऑफ K2Cr2O7 इज। ध्यान रखिएगा K2Cr2O7 ग्रीन ऑरेंज कलर का होता है। K2Cr2O7 लैब में आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का होता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विच इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स। तो देखिए मोस्टली कलर्ड आयन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल आर पैरामैग्नेटिक, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान समझिए, नॉट करेक्ट अबाउट है, नॉट कौन सा सही नहीं है ट्रांजिशन मेटल के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करेंगे हम लोग। तो मोस्टली कलर्ड आयन, ये तो सही है, मोस्टली कलर्ड आयन होते हैं, तो ये तो सही है भैया। हमें कौन सा बताना है जो गलत है, इनकरेक्ट है, ठीक है, नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो करता ही करता है।
ऑल आर पैरामैग्नेटिक या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे समझिए ट्रांजिशन मेटल्स में जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पैरामैग्नेटिक होंगे, डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका कौन सा, सी। आंसर मेरा कौन सा हो गया, सी नंबर, क्योंकि मुझे नॉट करेक्ट ही बताना था, ऑल आर पैरामैग्नेटिक्स नहीं होते हैं। तो जैसे ये आंसर हुआ तो ऑल ऑफ द अबव तो कैंसिल हो गया हमारा। तो ध्यान रखिएगा, दो तरह का बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक। तो ये हो गया हमारा 71। 72 पे आ जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर अभी 61 आपने किया है ना, जो पहला नंबर का, उसी से इसका आंसर आप कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्यों, स्मॉल साइज के कारण नहीं, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बताया मैंने कि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात ही नहीं है यहाँ पे, और मेटालिक नेचर। तो मेटालिक नेचर से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स के कारण आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन, ट्रांजिशन मेटल। एकदम ध्यान बना के रखिए कि ट्रांजिशन मेटल्स जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 +3 जैसे आपका फेरस दिखाता है, उसी तरीके से मैग्नीज दिखाता है, तो उसका रीजन क्या है कि डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, पूरा पूरा भरा हुआ नहीं है, जिसके कारण वो लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस तरह से 72 डन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स ड्यू टू, तो क्यों दिखाता है, आयनाइजेशन के कारण, फिजिसॉर्प्शन के कारण, डीडी ट्रांजिशन के कारण या हाई डेंसिटी के कारण। तो अभी आपको बताया है बहुत सारे क्वेश्चंस में कि कलर्ड कंपाउंड बनाता है किस कारण से, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनकम्प्लीटली फील्ड होता है, वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, डीडी ट्रांजिशन हो सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डीडी ट्रांजिशन, यानी डीडी ट्रांजिशन के कारण ही कलर्ड कंपाउंड बनाता है। जब हमारा 74 देख लेते हैं, द एक्टिनोइड एलिमेंट वाइडली यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल इज थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम या प्लूटोनियम। तो ध्यान, इसमें तो सभी को पता होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल की तरह कौन सा यूज होता है, यूरेनियम यूज होता है। ध्यान रखिए एक्टिनोइड से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। तो यूरेनियम इसमें क्या है, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पर भी है और न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो देखिए पैरामैग्नेटिज्म का मतलब हुआ मैग्नेटिक बिहेवियर की बात हो रही है। तो वो कोई भी आयन जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा डी सबसेल के अंदर, वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। कैसे, मैग्नेटिक मोमेंट से, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करेगा, ध्यान से समझिए इस चीज को कि मैग्नेटिक मोमेंट जिसका ज्यादा होगा वो आपका ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। यानी आपको करना कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फेरस का 26 दिए हुए है ना, सॉरी फेरस 2+ दिए हुए हैं, तो 26 इसका होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको, तो ध्यान से याद करिएगा आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 आता है, फिर 3d आता है, लेकिन सीक्वेंस में लिखेंगे तो 3d लिखा और 4s लिख दिया, ठीक है। तो 4s2 और इसका 6 यहाँ पे लिख दिया, 2+ बनाना है, तो यहाँ से आपका बाहर चला गया ये बाहर, इसको कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं, समझ गए। तो D6 बचा है, तो D6 का मतलब हुआ कि D ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग स्टार्ट हुआ 6, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 4 आया, ठीक है। अभी फेरस का 4 है। उसी तरह से मैग्नीज 25 होता है, जब इसका आप बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां तक देखिए 63 नंबर पे ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, ध्यान से जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ तक सेम है, 3d लिखा, 4s2, ठीक है, और 5 25 है, 20 और 5 25 हो गया। तो अब देखिए इसके पास, तो आप देख ही रहे हैं ना कि इसके पास क्या हो जाएगा, पूरा 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 5, क्योंकि D5 है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n लिखते हैं, n बराबर इसका 5 हुआ, इसका n बराबर कितना हो रहा है, 4, ठीक। उसी तरह से फटाक से इसका कीजिए, 28 होता है निकेल का, ठीक है। तो इतना दूर तक सेम कर लीजिए, 4s2 किया आपने, 3d 28 है, 8 हो जाएगा। ओबियस है कि आप देखिए इसी पे हम लोग कर लेंगे, ये 26 था,
6 था, तो यहाँ पे आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ 6, और एक भरेगा 7 और एक भरेगा 8, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया इसके लिए? मात्र 2। अभी बात समझ में, इसी से देख के कर लेंगे, बार बार कितना लिखेंगे उसको। तो कॉपर के लिए 29 होता है, ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने सिमिलर कर दिया। अब देखिए 4s1 और 3d10 होता है कॉपर का, आप सभी को पता है ना, क्रोमियम और कॉपर में हुण से हुण लग जाता है। तो यहाँ पे 4s1 3d10 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने, तो यहाँ से एक निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, तभी भी क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 3d9, 3d9, तो सबके सब भर जाएगा, मात्र कौन सा बच जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, बचेगा ना, यही इसी पे तो काम हो रहा है ना, सारा भर जाएगा, एक 5 भर गया, 6 7 8 9, एक ही बचेगा, तो एक, तो सबसे ज्यादा किसके पास आपको दिखा, मैग्नीज के पास, तो सब यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, मैग्नीज करेगा। तो ध्यान रखिए 3D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके मैग्नीज के पास होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होता है +7, जिसके कारण मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे बनाने का तरीका ये है, आपको आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से रिलेट करके पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप पता कर सकते हैं और फटाक से बता सकते हैं कि कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट नंबर देख लेंगे हम लोग, विच आयन एग्जिट्स मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, तो अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट के लिए भी क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे इसको किया कि इसमें जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म था, उसी तरह से यहाँ आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता करना है किसके पास ज्यादा है, उसी का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए मैग्नीज का तो ऊपर आपको दिख रहा है n बराबर कितना था, n बराबर हमारा 5 है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, फिर इसका n बराबर कितना है, निकल का भी n बराबर 2 है, ध्यान से कीजिएगा इसको, जरा सा भी हड़बड़ा के करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, 5 और 2। उसी तरह से देखिए फेरस 2 प्लस का भी तो आपको पता ही है, n बराबर कितना आ रहा है 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये। क्रोमियम का सिर्फ आपको पता करना बाकी रह गया था, तो देखिए आगे का जो है वो लिखेंगे 3d5 होता है और 4s1 होता है, तो जब 2 प्लस की बात करेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर, जिसके कारण यहाँ कितना हो जाएगा d4 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, 0 हो गया, तो d4, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास दिख रहा है आपको, मैग्नीज के पास, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, इसका होगा। अब इसी तरह से अगर इसी का कह देगा कि कितना होगा, वैल्यू बताइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये सी, ओके क्लियर। The spin only magnetic moment in Bohr's magneton of Fe2 plus atomic number 26 would be। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सारा चीज सारा जो पीछे पढ़ा आपने उसी तरीके से करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसे म्यू एस से शो किया जाता है, इक्वल्स टू कितना होता है, √n n+2, और बोर्स मैग्नेटॉन इसका यूनिट है, ठीक है। तो n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, Fe2 प्लस का आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए वीडियो में, ठीक है, तो Fe2 प्लस में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था हमारा, ऐसे भी देखिए 4s2d6 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास अनपेयर्ड था, 4 इलेक्ट्रॉन, तो चलिए इसमें पुट कीजिए वैल्यू, 4 + 2। देखिए एमसीक्यू का अर्थ ये है कि अगर आपने अपने थ्योरी पे, अपने थ्योरी का मतलब है कि प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा थोड़ा इसको, जैसे अभी जैसे पीछे पढ़ाया आपको Fe2 प्लस, तो ध्यान में है आपके कि 4s2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो 4s2 का पहले बाहर चला गया, तो d6 में एज इट इज है, तो d6 5 पहले भरेगा, एक पेयर हुआ, 4 खाली रह गया, मतलब अनपेयर्ड रह गया 4, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था 4 और ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 हुआ,
मल्टीप्लाई 4 टू 6 हो गया, ठीक। तो आपके पास आया 24, रूट अंडर 24। तो इस ऑप्शन को देखिए आप, जब रूट अंडर 24 है तो ये 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, पेयर में लगता है, 5 5 जाओ तो 25 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 होता है। इस ऑप्शन में देखिए पहले 4 किस में है, बी में, आंसर बी हो गया। दिमाग नहीं ज्यादा लगाना, रूट निकालने के लिए बैठ नहीं जाइएगा। हाँ, अगर ये होता कि आगे आगे 4 होता तब फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तब रूट निकालना पड़ेगा। तो एमसीक्यूज में जनरली वैसे क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे यहाँ पे कि 24 है तो आगे तो 4 होना ही होना है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 है, तो मेरा बी आंसर हो गया। इस तरीके से आंसर आपने देखा, 3 एमसीक्यूज एकदम एक दूसरे से रिलेटेड था और आपको पूरी तरह से आ चुका है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटलिस्ट यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो हैबर्स प्रोसेस में ध्यान रखिए, फेरस कंटेनिंग मॉलिब्डेनम यूज किया जाता है। मॉलिब्डेनम जो होता है वो एक्चुअली प्रमोटर की तरह काम करता है। तो आंसर हमारे पास जो दिया गया है ऑप्शन में कि फेरस कंटेनिंग मॉलिब्डेनम, तो यही यूज किया जाता है किसमें, हमारे हैबर्स प्रोसेस में। जो अमोनिया बनाया जाता है ना, N2 और 3H2 मिला के 2NH3, तो वो ही उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ 4D 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट इज सिमिलर बिकॉज ऑफ। तो 4D और 5D जो सीरीज होता है 3D के बाद वाला, ठीक है, नीचे 4D और 5D सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने के लिए मिलता है। तो उसका रीजन क्या है, तो नंबर फर्स्ट पे दिया सिमिलर न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपका है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सी है इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप, इंक्रीज इन मास नंबर डाउन द ग्रुप। तो ये सब कोई रीजन इसमें काम नहीं करता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई और 4D 5D सीरीज सिमिलर जो होता है उसका मेन रीजन कौन है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसी के बीच में आपके लेंथेनम का 57 नंबर पे लेंथेनाइड का इंट्रोड्यूस हो जाता है और उसको 4F सीरीज में रखा जाता है। तो वही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। मैंने आपको कहा है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें टोटल बात लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड बताया गया, उसको देख लीजिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ का आंसर है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछेगा, तो आप ध्यान बना के रखें 4D 5D सीरीज में जो सिमिलरिटी पाई जाती है ना एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में, और भी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दे देगा। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगी तो उसमें दिखाए पता चलेगा आपको, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही उसका आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज, क्या क्या हो सकता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस, आपको देख लीजिए। 4D 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, जस्ट पहले आपने देखा है, ये तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है हमारा द 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पीज देन 3D एंड 4D सीरीज एलिमेंट्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेज अलोंग द लेंथेनॉइड्स, ये भी सही है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने ये समझ लिया है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको पढ़ लेना होगा, और नहीं पढ़ना है तो इस क्वेश्चन को ध्यान में बना के रखिए। ये हो गया हमारा 80 क्वेश्चन। 81 एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। Which of the following ions give colorless solution? स्कैंडियम 3+, क्रोमियम 3+, निकल 2+, जिंक 2+ दिया गया है। अब इन सबका आपको समझ आया है बहुत सारा क्वेश्चन, कैसे आप करेंगे, तो आपको इस ऑप्शन में से ढूंढ के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी इन लोग ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो कौन ऐसा होगा जो कलरलेस सॉल्यूशन तैयार करेगा। कलरलेस आपको बताना है, कलरफुल मत बता दीजिएगा, ठीक है। हम देखेंगे ऑल लिगेंड्स आर लेविस एसिड, लेविस बेस, न्यूट्रल और नन। तो सबसे पहले देखिए एक कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे लिखा है आपको एक आइडिया देने के लिए, इस पे पॉजिटिव, निगेटिव या न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी जीरो चार्ज भी रहता है, तो वो डिपेंड करता है, वो सब चीज थ्योरी में पढ़ाया है आपको। यहाँ पे देखिए लिगेंड का मतलब होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स किसके, सेंट्रल मेटल के, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसके टूवर्ड्स जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको कहते हैं लिगेंड, ठीक है। तो जो देता है दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले को क्या कहते हैं, लेविस
बेस कहते हैं। लेविस एसिड और लेविस बेस का बस यही पहचान है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो लेविस एसिड है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो लेविस बेस है। तो यहाँ पे हमारा लिगेंड के बारे में पूछा, तो लिगेंड क्या होता है, लेविस बेस होता है। ठीक है, 82 पे आइए, देखिए द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्ट एज, सेंट्रल मेटल कैसे एक्ट करता है, ठीक है, लिगेंड एक्ट करता है लेविस बेस की तरह। तो लिगेंड किसको देता है, इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि सेंट्रल मेटल जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, लेविस एसिड। फिर देखेंगे साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड द स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाज, तो स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्सप्लेन करने वाले थे वर्नर, जो कि आपको थ्योरी भी पढ़ना है चैप्टर में, वर्नर थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 84, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जानते ही हैं आप लोग, क्लोरोफिल रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट के अंदर। तो क्या है, क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेंट्रल मेटल एटम ऑफ, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनरली यही पढ़ाया जाता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल का यूज होता है, लेकिन क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन उसमें जो मेटल होता है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, दूसरा मेटल होता है। कौन सा मेटल होता है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया था बहुत पहले, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। तो उसमें कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्लोरोफिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है लेकिन ट्रांजिशन मेटल के साथ नहीं है, किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ है। ओके, 85 देखेंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन दिस। ओके, तो ध्यान रखिए ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दो अलग अलग चीज है। ठीक है, इसके अंदर आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी आता है समटाइम क्वेश्चंस में और ऑक्सीडेशन नंबर भी। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब भी निकलता है मेटल का निकलेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe मांगा गया है आपसे, तो क्या कीजिए, Fe का x मान लीजिए। ठीक है, बनाने का तरीका यही है कि Fe का x मान लिया, x प्लस Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसलिए ये लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 6 इंटू -1 हो गया इसका, और इसके ऊपर कितना है, -4 है, यानी कि इक्वल्स टू -4 लिखेंगे। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इक्वल्स टू 0 होता, प्लस होता तो यहाँ प्लस होता। ये तरीका मैंने आपको सिखाया है पहले की वीडियोज में भी, यहाँ भी समझ लीजिए। जितना यहाँ पे चार्ज होता है वही लिखा जाता है, 0 होता है तो 0 लिखा जाता है। ठीक है, अगर कोई चार्ज नहीं होता तो जितना रहता सब अंदर ही रहता, सब लिख के बराबर 0। ठीक है, लेकिन चूंकि ऐसा है तो यहाँ लिख दिया हमने x -6 इक्वल्स टू -4, इसलिए x इक्वल टू कितना, -4, और ये +6 हो जाएगा इधर आके, यानी कि +2, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितना आ गया, +2। मेरा पहला आंसर सही हो गया, ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मांगता तो जस्ट इसी तरह से कोबाल्ट का एक्स मानते और बनाते। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता देती हूँ, फिर इसका भी आपको सिखा दूंगी कि कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहलाता है, ये जो बिग ब्रैकेट की तरह देख रहे हैं इसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो भी लिगेंड है वही लिगेंड का नंबर क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वर्नर्स के थ्योरी से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 ही लिगेंड है ना इसमें, तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि आपको इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता, क्योंकि चार्ज नहीं है तो समझ लीजिए इसको फटाक से, x प्लस न्यूट्रल होता है, NH3 कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 6 इंटू 0 0 प्लस, और ये क्लोरीन कितना है, 3 चार्ज होता है, सॉरी क्लोरीन पे -1 होता है, तो 3 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। तो x ये तो 0 हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू कितना, +3। आई बात समझ में। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन नंबर मांगता कोबाल्ट का तो +3 होता। ठीक है, तो दोनों ही तरह का आपने देख लिया, माइनस था तो ऐसे बना लिया, पूरा का पूरा न्यूट्रल फॉर्म में दिया हुआ है तो ऐसे बना लिया, अगर पॉजिटिव होता तो आप पॉजिटिव लिख के बना ही लेंगे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 87, द डोनर एटम इन इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट, जिसे EDTA बोलते हैं,
आयन इज, ठीक है। डोनर एटम किस में ढूंढना है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ये है फॉर्मूला उसका होता, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसमें 2 नाइट्रोजन है जो डोनर है, क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, इधर से और इधर से 2, तो 2 2 4। तो ऑप्शन ढूंढिए कि 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन डोनर होता है। ये जो है आपका, ये चिलेटिंग लिगेंड कहलाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चिलेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो EDTA का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। 2 इथाइलिन डायमीन है तो 2 नाइट्रोजन होगा, टेट्रा एसीटेट है तो 4 ऑक्सीजन होगा। टेट्रा मतलब 4, एसीटेट आयन है तो 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन आपका क्या हो गया, डोनर हो गया इसमें EDTA में, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एम्बीडेंटेड, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड वैसे लिगेंड को कहा जाता है जो 2 साइड से आपको इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर सकता है, 2 एटम से, ठीक है, 2 साइड से। जैसे CN-, ये नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये सिर्फ नाइट्रोजन ही इसमें देता है, तो ये कट है आपका, ठीक है। SCN-, तो SCN- में N भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन और S भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन। NO2- में भी O भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन भी दे सकता है, यानी कि इसमें यही लिगेंड, एक ही लिगेंड रहता है, इसी लिगेंड में 2 एटम ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो उसे एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो ये दोनों तो लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए डी में क्या दिया है, बी एंड सी बोथ, और ई में दिया है नन। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी बोथ आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी, क्लियर, ओके। 89, द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन वाटर विल, देखिए कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं यहाँ है आपके सामने CuNH3 SO4, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स को जब वाटर में डाला जाएगा तो ये क्या करेगा, कैसा टेस्ट दिखाएगा, गिव द टेस्ट ऑफ Cu2+ आयन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरा है गिव द टेस्ट ऑफ NH3, तीसरा गिव द टेस्ट ऑफ SO4 2- आयन, और लास्ट है नॉट गिव द टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यही पहचान होता है कि कॉम्प्लेक्स स्फेयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो भी रहता है वो ब्रेक नहीं करता है, इसलिए वो अपना आइडेंटिटी नहीं शो करता है कि इसके अंदर किसी भी सॉल्यूशन में, जब वाटर में घोलिएगा तो ये ब्रेक करेगा ही नहीं, ये जो स्फेयर के अंदर है वो ब्रेक नहीं करेगा, तो इसके अंदर जो भी है उसका टेस्ट शो नहीं करेगा। यही पहचान होता है कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट, जो अंतर होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में और डबल सॉल्ट में। डबल सॉल्ट में जितना भी रहता है उस सब का आइडेंटिटी आपके सॉल्यूशन में शो किया जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, ये एक अंतर है, ठीक है। तो CuNH3 जो है ये नहीं टूटेगा तो ये तो टेस्ट शो करेगा नहीं, सिर्फ ये ब्रेक करेगा। देखिए ये ब्रेक करेगा जब ना, तो ऐसे बनेगा CuNH3 और SO4 2-, इस पे 2- होगा तो इस पे 2+ हो जाएगा, तो ये सिर्फ ब्रेक करके बाहर आएगा, इसलिए सिर्फ यही एक टेस्ट है जो शो करेगा ये कॉम्प्लेक्स, बाकी नहीं करेगा। अगर ये भी इसके अंदर घुस जाता, SO4 भी इसके अंदर चला जाता, तो नॉट गिव द टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द अबव हो जाता। बात आ गई समझ में। स्फेयर के अंदर जितना रहेगा वो कोई आइडेंटिटी शो नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्रेकेबल नहीं होता है, टूटता ही नहीं है। स्फेयर के बाहर था इसलिए ये शो कर रहा है। क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया सी। तो सभी तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ लिगेंड, कौन इसमें लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो Na2+Cl-H2ONH3, तो ध्यान दे रखिए दिमाग में, लिगेंड का मतलब होता है डोनर, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, डोनर एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो जिसके पास होगा वही तो देगा। तो क्लोरीन के पास होता है, वाटर में ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन के पास होता है। तो अगर कोई भी निगेटिव चार्ज वाला है वो डोनर हो जाएगा, और न्यूट्रल में भी वैसा न्यूट्रल जिसके किसी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो भी लिगेंड हो जाएगा, जो आपके सामने है। तो यहाँ पे कौन नहीं है लिगेंड, निकल पे 2+ है, निकल क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, तो ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर। 91 नंबर देखेंगे, द आयुपक नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस इज, तो देखिए जब भी आयुपक नेम निकालने की बात करेगा और दिया हुआ है कंपाउंड, तो सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसको X मान लिया, कोबाल्ट का X मान लिया, तो देखिए X+
अमोनिया जो यहाँ पे NH3 जो है ये न्यूट्रल है, इसलिए इसका 0 होता है, और प्लस एक क्लोरीन अंदर और 2 क्लोरीन बाहर है, तभी तो ये न्यूट्रल फॉर्म में दिया है। तो तीनों को मेंशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × -1 = 0, यानी x बराबर क्या हो गया, +3, यानी आपके कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। तो ये निकालना आपको आना चाहिए, नॉमेनक्लेचर बनाना हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, हर हाल में ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका +3 यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहली बात, जिसमें 3 है उसी को देखना पड़ेगा, 4 वाला तो हमको देखना ही नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया ना, टेट्रामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 4 क्लोराइड, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 ही होना चाहिए, हमने निकाला है। ओके, अब याद ध्यान रखिए, जब आयुपेक नेम लिख रहे हैं इसका, तो सबसे पहले चूंकि कटायन के फॉर्म में यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो कटायन के फॉर्म में पहले उसका नाम लिखाएगा, लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन आपके ट्रांजिशन मेटल का यानी सेंट्रल मेटल का नाम, और जो फिर निगेटिव आयन है उसका नाम लिखते हैं। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल होगा। ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखते हैं, और एक ही बार में लिखते हैं, जैसे ब्रेक कर करके अलग अलग नहीं लिखा जाता, ये सब ध्यान रखिएगा। ये है ना, तो यहाँ पे टेट्रा को बदल के पेंटा कर लेंगे। ओके, पेंटा एमाइन, ओके, पेंटा, जहां भी टेट्रा है वो पेंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, पेंटा, पेंटा, और यहाँ भी पेंटा कर लीजिए इसको, ठीक है। पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में है, अमाइन पहले है, क्लोराइडो बाद में है, क्लोरो भी लिखते हैं, क्लोराइडो भी लिखते हैं, ठीक है। कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, पेंटा को तो मेंशन नहीं करते, ये बता दिया आपको, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो गया। ऐसे नॉमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 91। 92 पे देखिए, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0 इज, निकेल 0 देखते ही आपको समझ गए आप कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो बस इसको दिया गया है ताकि आप याद रखें, ये बहुत फेमस है कंपाउंड, ठीक है। इसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। तो टेट्रा बोले तो 4, कार्बोनाइल मतलब CO, कैपिटल CO वो कार्बोनाइल, निकेल 0। तो देखिए कार्बोनाइल चूंकि यहाँ पे क्या है ना कि न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए उसके ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं, इसलिए निकेल 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, देखिए CN साइनाइड है, HCN आइसोसाइनाइड है, और नन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है निकेल CO4, ठीक है। तो यही है निकेल, आपका टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, आप ये सही ऑप्शन हो गया आपका। 93 क्वेश्चन नंबर देखिए, CONH3 5NO2Cl2 एंड CONH3 5ONO Cl2 शो, ये दोनों आपस में कैसा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। तो इस आइसोमेरिज्म, इसको ध्यान से देखिए कंपाउंड को, तो इसमें क्या दिखा जा रहा है कि सारा कुछ सेम है, ठीक है। तो सारा कुछ, दोनों ही कंपाउंड बिल्कुल ही सेम है, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा। लेकिन देखिए एक चीज देखिए, यहाँ NO2 है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा गया, ONO, NO2 है और ये ONO लिखा गया, मतलब ये कि यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, जबकि इस केस में क्या है, ऑक्सीजन डोनर है। तो यहाँ पे डोनर एटम अलग है, लिगेंड का कोई अंतर नहीं है, डोनर एटम का अंतर है, जिसके कारण ये किस तरह का आइसोमेरिज्म कहलाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, की लिंकेज का फर्क है, एक जगह पे नाइट्रोजन से लिंकिंग है, दूसरे वाले में ऑक्सीजन से लिंकिंग है, इसलिए कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म, यही हमारा सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CONH3 4Cl2NO2 एंड CONH3 4NO2ClCl। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कंपाउंड लिखा है आपके सामने, सब कुछ सेम है, सिर्फ हो क्या रहा है कि ये NO2 अंदर आ गया और यहाँ से एक क्लोरीन बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ Cl2 था मेंटेन करने के लिए, तो ये NO2 अंदर गया, यहाँ आ गया, और एक Cl बाहर चला आया, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिंकेज वाला समझ चुके हैं, तो ये लिंकेज तो होगा नहीं क्योंकि लिंकिंग का फर्क है नहीं। फर्क क्या पड़ा कि ये जो आपका काउंटर आयन था वो एक अंदर चला गया और अंदर वाला एक लिगेंड बाहर आया, जिसके कारण कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, कैसा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा जो बताया जा रहा है उसको एक बार सुन लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कि क्या फर्क दिख रहा है, लिंकेज वाला लिंकेज है, इसमें क्या हुआ, ये अंदर आ गया, एक बाहर चला गया, तो ये आयोनाइजेशन का हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, डज नॉट शो करेगा, ठीक है। तो देखिए CtNH3Cl2 NH3 होल ट्वाइस Cl2, इसमें देख रहे हैं दो डिफरेंट लिगेंड है, ये कर सकता है। NiCO होल 4 है और यहाँ COEN होल 2 Cl2 है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दो डिफरेंट लिगेंड है, यहाँ पे भी दो डिफरेंट लिगेंड है, सिर्फ लिगेंड सेम किसमें है, NiCO होल 4 में, अभी जस्ट इसका नाम आपने लिखा है ना, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, ठीक है। तो यही ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल करेगा ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए सी ट्रांस के लिए हमारा लिगेंड अलग रहेगा, तभी तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे अंतर हो रहा है। तो इसमें क्योंकि चारों सेम है, दैट्स व्हाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो आंसर क्या हो गया, बी। ओके, नंबर देखेंगे, द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल मेटल एटम इज, इस तरीके का क्वेश्चन में सेंट्रल मेटल पहचान कर लेना है सबसे पहले, ABCD दिया हुआ है, देखिए ऐसे ही आप आंसर तो लगा नहीं सकते बिना सॉल्व किए। तो मैग्नीज यहाँ सेंट्रल है, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ फेरस है, यहाँ क्रोमियम है, तो सबसे पहले मैग्नीज को ही देखते हैं। तो मैग्नीज का मान लीजिए X हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर से ही पता चलेगा आपको कि सेंट्रल मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, और हमें यहाँ बताना है नो, ठीक है। तो X हो गया प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -1, तो X बराबर कितना -1, 4 2 जा 8, -8 इधर आके +8 में कन्वर्ट हुआ कितना +7, इस पे कितना हो जाएगा +7 चार्ज हो गया, क्लियर। तो +7 हो गया, तो अब आप इसको +7 है, देखिए तो मैग्नीज का जब ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखेंगे मैग्नीज का कितना होता है 25, तो आउटर मोस्ट सेल में आपका आर्गन के बाद 3D4S होता है, तो देखिए 4S2 3D5, क्लियर, ऐसा हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 है, +7 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का और बाद में 5 ये इलेक्ट्रॉन, पूरा ये टोटल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसका, तो आउटर मोस्ट का 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, आर्गन बच गया। तो आपके पास डी इलेक्ट्रॉन है इसमें नहीं है ना, तो आपका ऑप्शन तो यही लगता है कि सही हो गया कि ए में क्या है, MnO4 के पास आपके डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक और आप देख लीजिए कैसे पहचान करना है, देखिए कोबाल्ट ये वाला है ना कोबाल्ट, तो देखिए इसके ऊपर जो +3 चार्ज आप देख रहे हैं वो इसके ऊपर हो जाएगा कोबाल्ट के ऊपर, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये क्या है न्यूट्रल है, सॉरी आपका NH3 न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट का X मान लिया, इसको X मान लिया, नहीं मान लिया, ठीक है, क्योंकि पता चल ही गया कि NH3 न्यूट्रल है, तो +3 चार्ज यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर्गन, ठीक है, 3D7 4S2, क्योंकि 27 होता है कोबाल्ट का। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देना है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देना है, तो इसका 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 3D6 तो रह ही जाएगा ना किसी भी हाल में। तो नो डी इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि D6 है ना यहाँ पे, तो इसी तरह से फेरस और क्रोमियम में भी आप जिस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग 3D में इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, क्लियर। इसी तरह से आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, CONH3 होल 6 3+ आयन इज, अब इसमें बताना है कि ये जो दिया गया है वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, स्क्वायर प्लेनर है या नन। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको हाइब्रिडाइजेशन का भी बात समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये जो है आपका कभी भी स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है, जिसके कारण ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। तो ये तो काम खत्म कर दीजिए, नन भी देख लेते हैं नन होगा कि नहीं होगा पहले। तो चलिए CONH3 होल 6 अभी आपने यहाँ देखा है ना, CONH3 होल 6 3+ है, तो उसके पास क्या है, देखिए यहीं पे इसको समझिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए, 3D6 है, कब, जब इलेक्ट्रॉन निकला, तो जब आप इसको बनाएंगे तो कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 6, यहाँ पे आपने क्या देखा कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होगा। अगर सबके सब पेयर हो जाता तो डाई हो जाता, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन COF6 3-
द हाइब्रिडाइजेशन इज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे। कोबाल्ट F6 माइनस है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पहले पता करेंगे। देखिए मैंने आपको अभी बताया है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पता कीजिए। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इन COF6 माइनस द हाइब्रिडाइजेशन इज, तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन हो, नॉमेनक्लेचर हो, मैग्नेटिक मोमेंट हो, किसी भी हाल में आपको ऑक्सीडेशन नंबर का पता करना होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मानेंगे कि एक्स इसका कोबाल्ट का, एक्स प्लस एफ, सॉरी एफ का -1 होता है, तो 6 यहाँ पे है, तो 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना -3, और ये इधर आके +6 यानी कि +3। CO3 प्लस का लिखेंगे तो कोबाल्ट का 27 होता है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो टोटल आपके पास बचा कितना 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए इसका कॉन्फिगरेशन लिखिए, कैसे लिखिएगा, आर्गन 18 हो गया, 3D4S ऐसा होता है। तो 20 यहाँ पे हो गया और बाकी बचा 7 इसमें आता, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है 3 प्लस के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन, एक 2 यहाँ कर दिया, तो यहाँ से 2 और एक इससे निकल गया, तो बचा इसके पास कितना 3D6, ठीक है। अब उसी 3D6 को यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, पेयरिंग 6 हो गया। अब देखिए फ्लोरीन चूंकि क्या है, वीक लिगेंड है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो वो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पुश करके पेयरिंग करवा देता है और फिर अपना इलेक्ट्रॉन उसमें भरता है, क्योंकि ये लिगेंड है। लिगेंड को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना है, और आप सभी को पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो लिगेंड के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तेरे उसको पूरा पूरा खाली डब्बा चाहिए, पूरा ऑर्बिटल खाली चाहिए, ताकि वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाए। तो फ्लोरीन यहाँ पे अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा 4s को, फिर 2 इलेक्ट्रॉन देगा 4s को, 4p को। देखिए कितना फ्लोरीन है, 6, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया आपका। तो चूंकि ये वीक लिगेंड है इसलिए इसको पुश नहीं कर पाया, तो यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यही जो आप देख रहे हैं ना, यही 4s 4p और 4d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और बनाएगा sp3d2। sp3d2 जो ये आपका पेयरिंग में रहेगा वही पार्टिसिपेट करेगा, अनपेयर्ड वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको मैंने बहुत 2-3 क्वेश्चन आपको पढ़ाया है डिटेल में, ताकि आप समझ सके। लिंक सारा प्रोवाइड रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बार बार कह रही हूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा sp3d2, कहाँ है ऑप्शन आपका, देखिए sp3d2 ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। यहाँ पे है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeCN6 4 इज। अब मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है, तो फिर वही काम करना है कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसके देखेंगे कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसके पास, फेरस के पास। तो देखिए फटाक से करेंगे, x प्लस CN6 यानी 6 गुने -1, क्योंकि CN का कितना होता है -1 होता है, 4 माइनस x बराबर -4, और ये 6 इधर आके +6 हो जाएगा, और माइनस होके +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2 आ गया फेरस का। यानी फेरस ने क्या करना है, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये इसके पास भी 24 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, ठीक है। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जब आप, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए आर्गन 18 3d, देखिए क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो गया, 4s2 का इलेक्ट्रॉन लूज होके चला गया बाहर, और आपके D6 बच गए। अब इसके देखिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हो गया, तो टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है ना आपके पास। तो अब आप एक फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो ये फॉर्मूला होता है n+n+2 bm। तो ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 4 + 2, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा आपका, तो 24 हो गया। 24 का रूट निकालेंगे तो सबसे पहले 4 4 जा 16 लगाएंगे ना, तो ऑप्शन में ढूंढिए कि 4 वाला कौन सा है, तो 4.9 bm बोर्स मैग्नेट्रॉन, तो ये हमारा आंसर सी सही हो गया। तो इस तरीके से 99 हो गया। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपने इतने देर में तो नोटिस कर ही लिया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, कॉन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए, तभी आप हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं, तभी आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, या फिर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वैसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल
सिर्फ एक प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हो। ढूंढ लीजिए, आप आंसर बता सकते हैं खुद से। सिर्फ एक प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हो तो उसे होमोलेप्टिक कहते हैं। तो इसमें देखिए दो है, तो एक क्लोरीन है, दूसरा नो अमोनिया है ना, NH3 है ये। और यहाँ भी वही है, सेम दिख रहा है कि दो 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 है, लेकिन एक ही है ए नंबर जिसमें कि 6 है, लेकिन एक ही प्रकार का। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी शेयर कर दिया कीजिए ग्रुप में, ताकि सभी बच्चे देख पाएं। और वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए कि वीडियो कैसी है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।